चेक कीजिए। हाँ ठीक। हाँ ठीक। 99। चेक देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। इसमें नहीं लगा हुआ है, देख लो भाई। हाँ ठीक। हाँ ठीक। चलिए अब तो शांत होइए और ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। सवाल देख लेंगे। सवाल है, कहता है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चिकनी मिट्टी। कौन मिट्टी? देखो भाई, चिकनी मिट्टी के संदर्भ में याद रखेंगे एक पार्ट है, और इसी को याद रखेंगे। कौन सी मिट्टी? और भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिट्टी कौन है? जलोढ़। कौन सा? ध्यान रखिएगा, ये मैदानी इलाकों में ध्यान रखिएगा। खास करके कल भी मैंने बताया था कि कोई भी मैदान अगर होगा तो मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। कौन मिट्टी बताइए तो? कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? और निर्माण कौन करेगा इसका? नदी। कौन? जैसे एक ध्यान रखिएगा, दूसरी जो बड़ी मिट्टी वर्ग है उसका नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है? देखो भाई, काली मिट्टी की अगर बात करेंगे ना, तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है। किस चट्टान से? मतलब पत्थर भी कह दीजिए, चट्टान भी कहिए। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन, बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? इसी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए लड़की, नहीं मन लग रहा है, बहुत घूम रहा है रोड पर पूजा करने के लिए, तुरंत निकालेंगे। मगर प्रतिष्ठा नहीं बेच के साथ लग गया है। आज पूजा हो रहा है, देखो ना, कुल एकदम बढ़िया बढ़िया पहन के घूम रहा है। हाँ? देखो रोड पे, इंटरेस्ट जगाइए। बात समझ रही है ना? हाँ, सब ठीक रहेगा। तो बेसाल चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी? और इस मिट्टी में जल अवशोषण। क्या? तो जल अवशोषण, या पूछेगा कि जल सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा कौन मिट्टी में है? कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? इसमें कपास की खेती होती है। किसकी? किसकी? तो कपास की खेती किसमें? इसीलिए इसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी। कौन मिट्टी? भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन करेगा? नदी। कौन करेगा? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होगा वो कौन? भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? मैदानी इलाकों में कौन मिट्टी? जबकि काली मिट्टी पठारी एरिया। कौन एरिया? और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और ये मिट्टी सबसे ज्यादा डेक्कन का पठार। कौन पठार? तो डेक्कन पठार में कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा काली मिट्टी के एक अन्य नाम कौन? रेगुड़ मिट्टी। कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, शैलेश से ही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा, पर्वत कितने प्रकार के हैं? कितने? ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य रूप से अगर आप बात करेंगे, इसमें 4 दे रखा है, लेकिन ध्यान रखेंगे, अब हम बताएंगे खुद। इसमें सबसे पहला होता है वलित पर्वत। कौन पर्वत? कौन पर्वत? वलित पर्वत। कौन पर्वत? एक होता है ब्लॉक पर्वत। कौन पर्वत?
ब्लॉक पर्वत। कौन पर्वत? और एक होता है, ध्यान रखेंगे, अवशिष्ट पर्वत। कौन पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। कौन पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। कौन पर्वत? तो पहला कौन? वलित। कौन? दूसरा ब्लॉक। और तीसरा? तो यहां 4 काट के 3 कर दीजिएगा। कितना? 3। अब देखो भाई, वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन? दुनिया के जितने भी पर्वत अगर आप बात करेंगे तो दुनिया के जितने भी पर्वत हैं वो ज्यादातर कौन पर्वत के उदाहरण है? वलित पर्वत। किसके? वलित पर्वत में ध्यान रखिएगा कि वलित पर्वत में जो पर्वत के निर्माण हुए हैं वो जितने पर्वत हैं वो ध्यान रखेंगे प्लेट टेक्टोनिक, ध्यान रखेंगे दो आपसी प्लेट के दबाव के कारण ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसमें वलित पर्वत के उदाहरण में दुनिया में हिमालय के अलावे याद रखेंगे एंडीज। कौन सा नाम सुने ना? फिर रॉकी। कौन सा? कौन सा? फिर आल्पस। कौन सा? आल्पस का नाम सुने हैं? आल्पस कहां है? यूरोप में। कहां पे? कौन? तो आल्पस कहां है? जबकि रॉकी, कौन सा? रॉकी कहां है? उत्तरी अमेरिका। कहां पे? जबकि एंडीज कहां है? दक्षिण अमेरिका। कहां पे? और हिमालय एशिया। हिमालय कहां? तो दुनिया के जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो सारे कैसे पर्वत के उदाहरण हैं? वलित पर्वत। कौन पर्वत? जबकि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे भारत में है सतपुड़ा। कौन? कौन? सतपुड़ा पर्वत। कौन पर्वत? और यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। कहां है? तो सतपुड़ा और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट कैसे पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक। कैसे? जो दो नदियों के बीच घिरा हो। दो नदियों के बीच क्या हो? दो नदियों के बीच क्या कहलाएगा? ब्लॉक। क्या कहलाएगा? और जो याद रखेंगे दुनिया में सबसे पहले याद रखेंगे जिसका घर्षण से याद रखेंगे टेम्परेचर से, हवा से, घर्षण से जो अवशेष के रूप में बचा हो, वैसे दुनिया के पर्वत याद रखेंगे अवशिष्ट, या इसे ही प्राचीन पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन। तो देखो भाई, अवशिष्ट, घर्षित या प्राचीन वलित, गौर कीजिएगा, प्राचीन वलित या अवशिष्ट। पहले याद रखेंगे कि आपका जो आरावली है ये प्राचीन वलित था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब वो अवशेष के रूप में है, उस पर विशेष घर्षण के द्वारा जो बचा हुआ है, इस लेकर उसे अवशिष्ट पर्वत, घर्षित पर्वत और दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है, और वो भारत का है आरावली। कौन सा? कौन सा? तो आरावली प्राचीन। कैसे? अवशिष्ट। कैसे? और घर्षित। कैसे? तो घर्षित पर्वत का अवशिष्ट, देखो घर्षण हुआ और अभी भी हो रहा है, तो घर्षण किससे हो रहा है? तो ये हवा से है ना, हवा से, विशेष रूप से याद रखेंगे पानी से, प्रकाश भी उस पर काम कर रहा है, तो उसके कारण जैसे 100 साल के बाद ये दीवार गिरेगा, कौन गिराएगा? मकान मालिक नहीं, ये गिराएगा हवा, पानी, प्रकाश, धीरे धीरे ये गिर जाएगा। तो अवशेष के रूप में जो ये बचेगा, ऊंचाई तो है, अभी तो ये इतना ऊंचा है, लेकिन 100 साल के बाद, 150 साल के बाद ये बिल्डिंग गिरेगा, अपने से गिरेगा, एक एक धीरे 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 गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, जो अवशेष के रूप में बचा। तो कालांतर में सवाल उठता है कि या 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले, कोई बोलेगा कि 200 साल का ये मकान है, आप बोलेंगे नहीं 200 साल का नहीं, बोलेगा 20 साल का, हाँ हो सकता है 20 साल। तो 20 साल पहले जब ये मकान बना तो इसमें मानव द्वारा बल लगा होगा इतना ऊंचाई होने के लिए। तो कोई भी स्थल, आकृति या कोई भी स्वरूप के निर्माण में बल लगता है कि नहीं लगता है? जैसे आप गड्ढा अगर करते हैं तो आपको बल लगता है कि नहीं लगता है? कुदाल से अपने खुद कीजिए, चाहे जेसीबी से कीजिए, चाहे मजदूर से करवाइए, कहीं ना कहीं एक बल लग रहा है। तो बताइए
कि जब गड्ढा करने में बल लगता है तो इतनी लंबी नदी गंगा नदी है, इतना गड्ढा है, तो कोई ना कोई ताकत तो लगा होगा जो कि इसको गड्ढा किया है, या है ना। और सवाल उठता है कि इतने बड़े बिल्डिंग के लिए कोई ना कोई ताकत तो लगा होगा, लेबर लगा होगा, मिस्त्री लगा होगा, फोर्स, बल, ट्रैक्टर, मशीन, तब जाके इतना ऊंचा बिल्डिंग लगा। कोई ना कोई ताकत लगा है, मानवकृत ताकत लगा है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकृति के पास भी ताकत है कि नहीं है। अगर कोई बोले कि 2000 आदमी मिलकर बिल्डिंग को हिलाइए, हिलेगा, लेकिन प्रकृति के पास एक ऐसी ताकत है जो कि इसको 15 सेकंड तक एकदम आराम से हिलाते रहेगा, है कि नहीं है। गिरा भी देगा नहीं, बिल्डिंग गिरेगा कि नहीं गिरेगा। 15-20 सेकंड में तो क्लियर रिएक्टर पैमाने पर 7.7 अगर रहा तो बेवकूफ कहीं का 17 सेकंड में खेला समाप्त, है ना, पूरे मलबे में मिलेंगे, है ना। फिर स्पष्ट रूप से ये धराशाही हो जाएगा। तो एक ताकत तो है। तो उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान में जो हिमालय को देख रहे हैं, ये हो सकता है कि 5 करोड़ साल के बाद ये हिमालय नहीं रहेगा। अब बोलेगा मास्टर हिमालय नहीं रहेगा तो कहां जाएगा। तो आज से 5 करोड़ पहले हिमालय नहीं था। हाँ, आज से 100 साल पहले ना तो ये बिल्डिंग था और ना तो इतने स्टूडेंट थे। कहां था पते नहीं है, अदृश्य। और आज के 100 साल बाद भी यहां कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती का, पृथ्वी का भी एक उम्र है कि नहीं है। सूर्य का उम्र है, चंद्रमा का उम्र है, धरती का उम्र है, सबका एक उम्र है और उम्र के साथ सब नष्ट हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर भी ध्यान रखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर या आकृति बनते रहता है और बिगड़ते रहता है। ऊंचाई होगा और फिर वो नीचे होगा। अरावली जब हिमालय नहीं था, उससे करोड़ों साल पहले अरावली हिमालय से ऊंचा था, लेकिन अब अवशेष के रूप में बचा है। इस लेकर हिमालय से बहुत पहले बना है, इस लेकर वो दुनिया का प्राचीन है और अवशेष के रूप में बचा है। इस लेकर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। लड़की ध्यान देना है, चिंता नहीं करो पार्थ, है ना, एकाग्रता, है ना, एकाग्रता भंग मत करो, सुनो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अवशेष के रूप में बचा है, क्या कहलाएगा, अवशिष्ट। अब हिमालय से पहले बना तो उसको क्या कहेंगे, प्राचीन। अब लड़का पढ़ के की जा रहा है, अरावली सबसे प्राचीन है, लालटेन जला दिया, प्राचीन प्राचीन प्राचीन, अब भोरे पूछ दिया, उदाहरण है अवशिष्ट। बोलो सर ये तो रतिया पढ़वे नहीं किए थे। तो खाली दूध से जो है खीरे बनेगा, हम पनीर बनाएंगे, ऑप्शन में पनीर रहेगा ना। तो अवशिष्ट पर्वत का घर्षण के किया, हवा कौन, पानी कौन, प्रकाश कौन। तो घर्षण के द्वारा जो बचा वो घर्षित पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, प्राचीन कौन भाई, अरावली कौन। नवीनतम पर्वत का उदाहरण कौन है, हिमालय कौन। हिमालय भी बन रहा है ना, लेकिन वही प्रोसेस से बन रहा है कि बाल बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। अपनों पता चलता है कि देखो बाल बढ़ा 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 बढ़ा, नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ रहा है। तो उसी प्रेसियो से याद रखेंगे, हिमालय भी बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ वैज्ञानिक को पता चलता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अभी तो 6 पढ़ा रहे हैं, फिर 7 पढ़ाएंगे। 7 में भी थोड़ा सा फिर लेवल बढ़ेगा, फिर 8 में बढ़ेगा, 9th जाते और 10th पे, मतलब कि आपका 10th तक जो पढ़ाया जाएगा उसमें कंप्लीटली लगभग आपको उतना मिल जाएगा कि एक कभी नहीं सोचिएगा कि हम घाटा हमको लगा है ना। हाँ, नौकरी तो खैर आपके मेहनत और हमारे मेहनत पर है। अब हम खूब बढ़िया पढ़ाएंगे, उन्हें सुतल रहेगा ऊपर नाम, तो हम क्या करेंगे। डॉक्टर खूब बढ़िया दवा देगा खप सिरप का कि सुबह शाम खाना, गर्म पानी पीना 7 दिन तक, और जाके फ्री बीड़ी मांग के पी रहा है दुकान में। तो बताओ छूटेगा ओकर खांसी। तो हम खूब बढ़िया पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल भाई ध्यान देना है। कहता है, देखेंगे यहां पे कि बिहार का अधिकतम भाग किस रूप में फैला हुआ है, नदी के दोनों ओर मैदानी भाग, नदी के दोनों ओर क्या। अब ध्यान दो भाई कि हमने कहा था, देखेंगे एक नक्शा यहां भी हम बनाएंगे बिहार का, है ना। अब नक्शा थोड़ा सा बनाएंगे, अब आपको समझाएंगे, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। इस तरह का नक्शा बिहार का है,
ओरिजिनल भी हम लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार का दोनों कता मैदानी बिल्कुल सही है। देख भाई ध्यान दे, ये बिहार के बीचों बीच एक नदी आती है गंगा। कौन? आराम से एकदम समझो, गंगा। कौन सी? गंगा। गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं वो नेपाल से आती हैं, जिसमें प्यारे ध्यान रखे, आए अगर कोई हड़बड़ाया ना, यहां लग बेइज्जत करेंगे, ये ध्यान रखना। नहीं तो आराम से निकलना, ये 2 4 5 गो है वो आराम से निकलना। कहीं हाँ नहीं सुने तो फिर की हम करेंगे वो याद रखना है ना। हाँ, काहे कि तुमसे हाँ, हम एक के प्रेशर में रहते हैं कि जो है ना कि तुमको टीचर भागे तब लड़का रोके कि कहां जा रहा है, हम ही रोक रहे हैं। गजब हाल है। ये लफंगा 4 5 गो जेकरा अभी अपेयरिंग में होगा, ये 10 20 गो, ये लफंगेगिरी सोच रहा है कि जब अभी इन लोग को डिस्टर्ब कर दें कि हमरो अभी तो हमार होगा नहीं, एक रोर के नहीं हो, है ना। तो उ लफंगा के हम टारगेट कर चिन्हित करेंगे और उसके बाद बेइज्जत करेंगे ऐसा कि फिर जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए कर कोई नहीं, उधर बाईपास हम दे दिए हैं ना, बाईपास दिए हैं ना, उधर आराम से एकदम जो है उठो चल जाओ। बीच में हमको अगर प्रेशर दिया तो फिर हम मामला गड़बड़ करेंगे। हाँ, एक तो हाँ प्रेशर हमको यही एक प्रेशर वही रहता है कि जहां टाइम हुआ ना तो बोलता है कि हो गया, तो तुरा हम रोक रहे हैं। देखो ध्यान दो, ये कौन सी नदी भाई? गंगा। देख प्यारे, सबसे पहले दोनों तरफ नदी का मैदान, ई नदी है गंडक। कौन? नेपाल से आती। खाली सुनेगा ना, चैलेंज करके पढ़ाते हैं, बात समझा ना। हाँ, लेकिन सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ई नदी है गंडक। कौन? गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, ये बिहार के एक प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? गंडक। कौन सी? गंडक। गंडक के बाद है बागमती। कौन? कौन? बागमती। कौन? बागमती के बाद एक नदी आती है कोसी। कौन सी? नाम सुने हो ना? कौन सा? बिहार का शोक है कि नहीं है? कोसी के बाद एक नदी है महानंदा। कौन? महानंदा। कौन? ये सारी नदियां उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में, याद रखिएगा, उत्तर बिहार में ध्यान रखिएगा, खास करके मैदानी इलाकों के निर्माण में बड़ा योगदान है। तो मैदानी इलाके में गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। बागमती, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। जबकि ध्यान रखिएगा कि दक्षिण बिहार की अगर बात करेंगे तो दक्षिण बिहार का कुछ एरिया पठारी है जो झारखंड बॉर्डर से लगता है, जिसमें सबसे पहले ज्यादातर हिस्सा जो है वो है बांका का। किसका है? नाम सुने हो? फिर है जमुई। किसका? इस लेकर बिहार में खनिज संपन्न जिलों में से एक है। कौन? जमुई। 44% याद रखेंगे, यहां गोल्ड है पूरे भारत का। कहां पे? जमुई, है ना। जबकि लोहे के भी यहां पर अवशेष हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे आपका नवादा। कौन सा? नाम सुने हो ना? नवादा के बाद याद रखेंगे औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद है कि नहीं है? फिर याद रखेंगे कैमूर। कौन सा? कैमूर। कौन सा? तो ये सारे झारखंड बॉर्डर से हैं, इस लेकर ध्यान रखेंगे यहां पर कुछ पठारी और पहाड़ी एरिया है। बाकी ध्यान रखिएगा ये गंगा के लगभग ये सारे बेल्ट याद रखेंगे। दक्षिण में भी क्या है? मैदान है। दक्षिण में भी क्या है? और उत्तर तो लगभग मैदानी इलाका है ही। इस लेकर नदी के दोनों ओर का भाग कैसा है? मैदानी। कैसा है? कैसा है? पठारी भाग अगर पूछेगा तो बिहार में पठारी की बात करेंगे तो बांका। कौन सा? जमुई। कौन सा? कौन सा? नवादा। कौन सा? गया। कौन सा? औरंगाबाद। कौन सा? कैमूर। कौन सा? कंफर्म ना। जबकि कुछ भाग में ध्यान रखेंगे कि आपके मुंगेर वाले एरिया में भी खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो ध्यान रखेंगे, कुछ मुंगेर के पार्ट में भी है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। जबकि हमने इस एरिया में थोड़ा सा पश्चिम चंपारण में बताया था सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कंफर्म ना।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है भाई, कहता है कि किसे संसार का छत कहा जाता है। कल ही बताया था पमीर का पठार जो तिब्बत में पड़ता है। कहां पड़ता है? तिब्बत में। कौन पठार? तिब्बत पठार, अर्थात याद रखेंगे इसे चाइना में पमीर पठार दुनिया की छत इसे कहते हैं। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा पठार मैंने कहा था तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? कौन पठार? तिब्बत का पठार। कौन पठार? जबकि भारत में मैंने सबसे पहले बताया था भारत में कुछ पठार है जो पूछ सकता है, डेक्कन पठार। कौन पठार? ये प्रायद्वीप भारत के भाग हैं, दक्षिण भारत के भाग हैं। डेक्कन पठार का मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में है। डेक्कन के बाद भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर। कौन सा? सबसे खनिज ज्यादा छोटा नागपुर में निकलता है। झारखंड और सीमावर्ती राज्य हो सकते हैं। झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में भी इसके कुछ हिस्से हैं, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड याद रखेंगे। छोटा नागपुर के बाद याद रखेंगे मालवा का पठार। कौन पठार? मालवा पठार मध्य प्रदेश में। मालवा कहां है भाई? फिर याद रखेंगे बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड का नाम सुने हो ना? बुंदेलखंड याद रखेंगे यूपी और एमपी। यूपी और कहां पे? इसी में एक एरिया आता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और झांसी, ये दोनों याद रखेंगे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जबकि एक है बाघेलखंड। कौन सा? बाघेलखंड की बात करेंगे तो बाघेलखंड मुख्य रूप से याद रखिएगा कि बाघेलखंड की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहां है भाई? कौन सा? और एक है मेवाड़। कौन सा? मेवाड़ पठार की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। कहां है भाई? कौन पठार? मेवाड़। कौन सा? तो बताओ भाई डेक्कन पठार। कौन पठार? डेक्कन पठार कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? कहां पे? कौन पठार? डेक्कन। कौन सा? तो डेक्कन कहां है? कहां पे? जबकि छोटा नागपुर झारखंड। कहां? मालवा मध्य प्रदेश। मालवा, मालवा, मालवा मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड यूपी और एमपी। यूपी और बाघेलखंड छत्तीसगढ़। बाघेलखंड छत्तीसगढ़। बाघेलखंड और मेवाड़ कहां है? मेवाड़, मेवाड़। तो बताओ भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपन्न पठार कौन है? कौन भाई? छोटा नागपुर। कौन सा? तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहां पे? कंफर्म ना? दुनिया का छत किसे कहते हैं? पमीर पठार है कहां पे? चाइना। कहां पे? जबकि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। कौन पठार? कौन पठार? नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा। शैलेश देख लो भाई, भाग गया क्या? कॉल करो, कोई है नहीं? क्या? वही तो सोचे, देखो है, बुलाओ तो। बिजी नहीं रहना, थोड़ा देखते रहिए। बोर्ड पे 103 के बाद देखो 104 कहां अटक जाता है ये। हमें इतना पहाड़ पर्वत नली नदी नाला दे दिया है ना, कितनों नंबर पर हम ले जाते रहे, 5 गियर दे देते हैं तभी वो फंस जाता है। हाँ। हम टेक्नीशियन से पूछे तो बोला कि सर आप में बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो बोर्ड लोड नहीं ले पाता है, हिमालय का खड़ा कर दीजिएगा तो कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई ध्यान दो। तू सोच रहा है पूरा लगभग इतना पूरा पटना बंद है, लेकिन हम लोग लगे पूजा कर लिए, पढ़ा रहे हैं। हमारे काम में पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं। किसान का काम है धान ढोना डेंगाना। किसान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अजय लफंगा घूम रहा है। अब ध्यान दो भाई, कहता है कि मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? कृषि की इस लेकर ध्यान रखिएगा, आराम से समझिएगा कि कहता है कि मैदान, अब मैदान कौन बनाया है? नदी। कौन?
इस लेकर भारत के सबसे बड़े मैदान को हम कहते हैं गंगा का मैदान। कौन मैदान? क्योंकि हमने बताया था कि गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें धान, क्या भाई, और गेहूं, धान और, तो बताइए किसी भी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सबसे पहले जरूरी है कि नहीं है? सबसे पहले खाना जरूरी है कि नहीं? इस लेकर मानव सभ्यता का जब विकास हुआ और कृषि का जब विकास हुआ, क्योंकि लोगों के सामने सबसे पहले अगर नीड कोई चीज है तो वो खाना था। क्या था? खाना। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि मैदानी इलाकों में, याद रखेंगे, आकर लोग बसते गए और बसते बसते इसी लेकर ध्यान रखेंगे हमारे सभ्यता और सिविलाइजेशन का विकास हुआ। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि गंगा का जो बेल्ट था, गंगा यमुना का जो बेल्ट था, वो काफी उपजाऊ बेल्ट था। इस लेकर लोग वहां बसते चले गए और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, भारत की लगभग 50% आबादी इसी मैदान में निवास करती है, जिसमें 3 राज्य अगर आप देख लीजिए, यूपी, बिहार और बंगाल, अगर आप मिला दीजिए तो ये तीनों मिला के लगभग भारत का 40% से अधिक आबादी केवल इसी गंगा के मैदान में निवास करता है। क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के लिए चावल और गेहूं उपयुक्त क्षेत्र था। अभी भी देखेंगे कि यूपी सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है और बंगाल सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है कि नहीं करता है? इस लेकर ध्यान रखेंगे एक बड़ी आबादी निवास करती है मैदानी इलाकों में। कहां पे? कौन इलाकों में? तो मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी थी? और जलोढ़ मिट्टी के लिए आदर्श है धान और कन्फर्म ना, एकदम ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चल भाई ध्यान दो, देखो ये सब सवाल आएगा ना एससीईआरटी एनसीईआरटी में, ये सब जनरल किताब में नहीं मिलता है। और सवाल उठता है कि 100 सवाल आप बनाए और 100 में आप 80 सही करके आए और 82 अगर कटअप गया तो 2 सवाल जो आएगा ना, ऐसा ही पागल टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि आप देखबे नहीं करते हैं। लगता है कि ये सब भी आएगा और यही 2 नंबर आपको मेरिट से, आपका पीटी हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपका मेंस हुआ उससे कोई मतलब नहीं, समाज को कोई मतलब है, परिवार को कोई मतलब है? आपको सिर्फ तसल्ली मिलता है कि चल मेरा पीटी हुआ। अपने समाज और अपने परिवार में बोलिए पीटी तो 99% बोलेगा की हुआ रे पीटी की बोलता है, नौकरी हुआ नहीं कि तो काहे लाया है। और जब आपको नौकरी मिल जाता है तब आपके समाज परिवार सब कहता है कि नहीं, तब हाँ तब ठीक है। बात समझे ना? तो यही 2 नंबर आपको फंसाएगा और यही 2 नंबर की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पढ़ा के आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। बात समझ गए ना? कोई भी चीज के लिए एक कोच की आवश्यकता होती है। जैसे ध्यान रखेंगे, हम बार बार लड़के से कहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन नहीं है, आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया, आपका कंपटीशन है। एग्जामिनेशन तो आप दे चुके हैं 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक, 12 से लेके ग्रेजुएशन तक, वो एग्जामिनेशन था। और यहां कंपटीशन है और कंपटीशन तभी क्लियर होगा जब आपका सोच बदलेगा। जिस दिन आपका सोच बदल गया कि हमें क्या करना है, उस दिन रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। इसलिए आप लोग कंपटीशन के लिए आए हैं और हम आपको गाइड करते हैं। बात समझिए ना? कंपटीशन में सदैव याद रखेंगे आपको गाइड करने वाला बेहतर मिल गया, आपका रिजल्ट होगा आपके मेहनत पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या कहता है? कहता है भाई, कहता है कि कुल कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशा। कितना भाई? तो 10 दिशा में याद रखेंगे 4 तो याद रखेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ही, तो यह है मुख्य दिशा। कौन दिशा? तो मुख्य दिशा कितने? 4। कितना? एक ऊपर और एक है कि नहीं? और उसके बाद याद रखेंगे फिर देखो 4, देख प्यारे, ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो ही गया। और उसके बाद 4 गो और होगा जिसमें आप सुनते होंगे अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, सुने हैं ना? तो याद रखेंगे एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 4 4 कितना हो गया? 8। कितना कितना कितना? और एक ऊपर और एक, तो बताओ टोटल कितना कितना कितना? कन्फर्म ना? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि टोटल दिशाएं कितनी हैं? 10। कितनी हैं? 10 याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, फिर फंसा। शैलेश देखो, कि हर एक 5 मिनट पर एक दो क्वेश्चन में से काहे होता है। पीपीटी ही कल से कम करवा देते हैं, लेकिन कम करवाएंगे फिर लड़के को दिक्कत होगा। डायरेक्टे हमको दो बोर्ड पे है ना। तुम यही बैठो अथी लगा के। जब हाँ थोड़ा दिक्कत है तो क्या किया जाए। चलो भाई ध्यान दो, फिर भी तुम लोग नहीं समझता। भारत के उत्तर में क्या है? ये तो नॉर्मल है कि भारत के उत्तर में क्या है। अब प्यारे बताओ, हिमालय। हिमालय कैसा पर्वत था? वलित और नवीनतम पर्वत का उदाहरण कौन? हिमालय। कौन कौन? कंफर्म ना। हिमालय की अगर बात करेंगे वली, तो भारत में इसकी कुछ चोटी हम आपको पढ़ाए थे। भारत में हमने कहा था कंचनजंगा। कौन सा? बताओ भाई, कंचनजंगा किस राज्य में? सिक्किम में। कहां पे? दूसरा याद रखना, नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी। तीसरा कामेट। कौन सा? कामेट भी कहां पे? उत्तराखंड। कामेट कहां? कामेट कहां? कामेट कहां? और चौथा प्यारे, नंगा पर्वत। कौन पर्वत? नो नंदा, नंगा पर्वत। कौन पर्वत? नंगा पर्वत अब है लद्दाख में। कहां पे है? तो नंगा पर्वत कहां है? लद्दाख। कहां पे? कहां पे? जबकि याद रखना, नेपाल। कहां पे? नेपाल में हिमालय की पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की क्या है? जबकि याद रखेंगे, दूसरा में है मकालू। कौन सा? मकालू के बाद है धौलागिरी। कौन सा? कौन गिरी भाई? धौलागिरी के बाद है अन्नपूर्णा। कौन सा? कौन सा? अन्नपूर्णा। कौन सा? अन्नपूर्णा के बाद याद रखेंगे आपका है पांचवा है मानसालू। कौन सा? तो बताओ भाई, ये सारे पर्वत कहां हैं? नेपाल। कहां पे? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट। कौन? मकालू। कौन? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। कहां पे? कहां पे? जबकि कंचनजंगा कहां पे? सिक्किम में। कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी। कामेट उत्तराखंड। कामेट और नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। प्यारे ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्या? जबकि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सा? लेकिन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है केटू। कौन सी? जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू या कंफर्म ना। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। कई बार मैंने इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत के पश्चिम में कौन सागर? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में कौन है? अरब सागर। कौन सागर? तो भारत के पश्चिम में याद रखेंगे अरब सागर है। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। चूंकि देखेंगे क्लास 6 का ये पार्ट है, तो ये सबको पता है कि याद रखेंगे पश्चिम में कौन सागर है? अरब सागर। कौन सागर? अब पूर्व में मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? और दक्षिण में कौन? हिंद महासागर। कौन महासागर? कौन महासागर? कंफर्म ना। और इसी अरब सागर के दो पार्ट है। अब देखो पेचीदा सवाल यहीं से बनेगा। इसी दो पार्ट हैं। एक है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? और कच्छ के बाद याद रखेंगे खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अब पूछेगा कि कच्छ की खाड़ी, देखो कैसे फंसाता है ना। फंसाएगा, पूछेगा कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी किसके भाग हैं? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। लड़का पढ़ लिया तो मार देगा अरब सागर, नहीं तो देखेगा ये भी कच्छ की खाड़ी, ये भी खंभात की खाड़ी, ये भी खाड़ी। खाड़ी खाड़ी तीनों मिल गया। तीनों तो एक जैसा लगता है।
तो इसी का हो सकता है, इसीलिए ना आपको हम पढ़ाते हैं, इसीलिए कि यही सवाल का वेरीफाई करने के लिए हम आते हैं कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी बंगाल खाड़ी का हिस्सा अरब सागर का, किसका किसका? तो अरब सागर के दो भाग है, खंभात की खाड़ी और ये दोनों खाड़ी है गुजरात में। कहां पे? कहां पे? तो गुजरात में दो खाड़ी कौन कौन? कच्छ की खाड़ी और, अब मेरे नालायकों आपसे पूछ देगा कि बताइए कि एक खाड़ी और है मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? नाम सुने हो? कौन खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी याद रखेंगे, ये हिंद महासागर का भाग है। किसका भाग है? कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? और मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु राज्य के पास। किस राज्य के पास? कौन खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य? तमिलनाडु। और कच्छ और खंभात, और कच्छ और खंभात किसका भाग है? अरब सागर। किसका किसका? कंफर्म ना? तो यही वैरायटी है, ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ देखो, इस लेकर ध्यान रखिएगा, आपको हम बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, है ना? और अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, कंटेंट मिले वैसा कि आपको लाभ मिले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये तो अभी बताया कि भारत के दक्षिण में कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन सा है कि नहीं है? हिंद महासागर की बात करेंगे, दक्षिण में ये नॉर्मल सवाल है, लेकिन हिंद महासागर में कुछ देखेंगे आइलैंड और द्वीप की बात, तो याद रखेंगे यहां पर एक द्वीप है कोकोस। कौन सा? कोकोस और चागोस। कोकोस और कौन सा? ये दोनों द्वीप बताइए तो किस महासागर में है? हिंद महासागर। किस महासागर में? कोकोस और कौन सा? चागोस। कोकोस और किस महासागर में है? हिंद महासागर में। किस महासागर में? कंफर्म ना? याद रखेंगे। और इसी हिंद महासागर में एक गर्म जलधारा चलती है, अगलुहास। कौन सा? तो बताओ, अगलुहास जलधारा की अगर बात करेंगे तो ये अगलुहास जलधारा किस महासागर में? किस महासागर में? कौन सी जलधारा? अगलुहास। कौन सी? और यह एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा? तो बताओ भाई, गर्म जलधारा कौन सी? कौन सी? कौन सी? कौन सी? कौन सी? प्रश्न आएगा कि अगलुहास किस महासागर में? किस महासागर में? कौन सी जलधारा? जलधारा कैसी है? कैसी? कन्फर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी तो आपको अभी मैंने बताया, लेकिन इसमें और भी चीज बताएंगे आपको। कहता है कि भारत के पूर्व में कौन जलाशय है? बंगाल की खाड़ी। अभी बताए थे, ये कौन खाड़ी बताओ? बंगाल की खाड़ी है कि नहीं है? याद रखिए, सबसे ज्यादा चक्रवात इसी खाड़ी से उठता है, बंगाल की खाड़ी से। तो स्पष्ट रूप से पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी की अगर बात करेंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि बंगाल की खाड़ी से भारत के कितने राज्य की याद रखेंगे तट बनाता है, तो जिसमें सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। कौन है कि नहीं? उड़ीसा। कौन सा? कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन भाई? आंध्र प्रदेश। कौन सा? और तमिलनाडु। कौन सा? तो ये चारों राज्य याद रखेंगे, सीमा बनाएगा किससे? तट लगेगा बंगाल की खाड़ी से। किससे लगेगा? किससे लगेगा? तो बंगाल की खाड़ी से तट से लगने वाले पहले राज्य पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा? उसके बाद कंफर्म ना? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। ये तो बहुत गड़बड़ा हो रहा है। ये एक एक बढ़ेगा। ये सब थोड़ा सा इसको बोलेंगे, है ना? अब देखो भाई,
कहता है यहां पे, ये तो अभी मैंने बताया था कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सा में इसमें घिरा है कौन? हिमालय। कौन? तो उत्तर पश्चिम हिस्सा में कौन घिरा है? हिमालय। कौन? और हिमालय से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बताया था कि हिमालय वलित पर्वत का क्या है? उदाहरण। तो वलित पर्वत फिर कर दीजिए, वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय की अगर बात करेंगे तो हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से याद रखेगा लद्दाख। कहां से? लद्दाख से भारतीय राज्य अरुणाचल तक। लद्दाख से कितना? तो लद्दाख से कहां? अरुणाचल। लद्दाख से, लद्दाख से कौन पर्वत? हिमालय। कौन सा? कंफर्म ना? अब ध्यान रखेंगे हिमालय का विस्तार कहां कहां तक है, तो ये स्पष्ट रूप से कुछ प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो है ही, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अलावे नागालैंड, मिजोरम और याद रखेंगे नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के अलावे इसके कुछ भाग याद रखेंगे आसाम के भी क्षेत्रों में हैं। तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि हिमालय का विस्तार लगभग कितने? 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? लेकिन मुख्य रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ध्यान रखेगा, जिसमें खास करके जम्मू कश्मीर और कौन सा? लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल कहता है भाई कि ध्यान देंगे कि हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? तो ये तो अभी ही बता दिए, उत्तर में है, सीधा याद रखिएगा, उत्तर में है। ठीक है हाँ ठीक है। रुक ना भाई, एक इलाज होगा कि बीमार पड़ा होगा उठा के जला दें? फिर डॉक्टर से दिखाएंगे। गड़बड़े है तुम जी। देखो भाई ध्यान देना, निम्नलिखित में से कहता है कि भारत के पश्चिम में कौन सागर? तो पश्चिम में मैंने अभी बताया था अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तो नॉर्मल सवाल है और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि अरब सागर से रिलेटेड भी मैंने अभी आपको बताया था कि अरब सागर में कई खाड़ियां हैं, जिसमें कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब चलेंगे, कहता है कि भारत के मानचित्र की दिशा तय करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? सभी दिशाओं को समान रूप से अंकित करेंगे तभी आप ध्यान रखेंगे, आप दिशा को क्या है ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको अभी मैंने बताया था कि ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। जबकि अभी मैंने दिशाएं कितना बताया था? 10। दिशाएं कितनी थी? 10। मुख्य दिशा कितने थे? 4। मुख्य दिशा 4, मुख्य दिशा, और दिशाएं कितनी है? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल ध्यान देंगे, कितना नंबर है भाई? चलिए 114 अभी मैंने बताया था। अब देखिए यहां पर तो अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर मैंने बताया था, अब डायरेक्ट हम बोर्ड से ही अथी कर लेंगे, है ना? अगर ऐसा होगा हम सुविधा देख लेंगे, बात करेंगे। देखो भाई, कहता है कि प्रमुख दिशाओं की संख्या कितनी? 4। कितनी? 4। अभी देखिए इसी मैप के जरिए मैंने बताया था कि 4 पहले तो आपका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से, कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा उसके बाद यहां पर देखिए उत्तर और पूर्व में कॉर्नर में एक दिशा जिसे उत्तर पूर्व में ईशान, उत्तर पूर्व में क्या होता है? तो उत्तर पूर्व की बात करेंगे। यहां पर अगर आप लेंगे तो ये उत्तर और ये पूर्व में इस कॉर्नर में एक याद रखेंगे दिशा जिसे ईशान क्या कहते हैं। जबकि याद रखिए उत्तर पूर्व, जबकि याद रखेंगे यहां पर पूर्व और दक्षिण। पूर्व और कौन सा? ये एक अग्नि कोण है, ये नैऋत्य कोण है, और ये याद रखेंगे वाह्य कोण या वाह्य कोण इसे कहते। तो टोटल ये 8 हो गए और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल याद रखेंगे 10। तो दिशाएं 10 और याद रखेंगे मुख्य दिशा कितने हैं? 4। मुख्य दिशा कितने हैं? तो मुख्य दिशा कितने भाई? 4। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम और नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, है ना? नेक्स्ट देखेंगे यहां पे आपका क्या कहता है। अब देखो भाई ऑनलाइन वाला ठीक ठाक दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कुल, ध्यान रखिएगा, कुल दिशाओं की संख्या भी बताए थे कितना है? 10। कितना?
कन्फर्म ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा टोटल दिशाएं 10 हैं, जिसमें हमने आपको बता भी दिया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 15 के बाद 16 है ना, 16 हो गया ना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहां पे कहता है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस पूर्व दिशा में है? बंगाल की खाड़ी किधर है? देखो भाई, बंगाल की खाड़ी एक तो पहले ये पूरा दक्षिण है, ये आपका पूरा दक्षिण है इधर, और ये क्या है? पूरब है। तो आंसर क्या है? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व में किसकी स्थिति है? बंगाल की खाड़ी। ऐसे अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से पूरब तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन अगर आपको दे देगा तो दक्षिण पूर्व ही होगा, क्योंकि अगर मिला के ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व है ना, पश्चिम पूर्व, तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक स्थिति जो है किधर है। और इसी में एक द्वीप है अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। कौन निकोबार? तो बताओ भाई, अंडमान निकोबार किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी। किस खाड़ी में? कौन सा? अंडमान निकोबार। कौन सा? तो अंडमान निकोबार की भी स्थिति याद रखिएगा कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान रखिएगा कि ये इसकी स्थिति दक्षिण और किधर है भाई? पूर्व, दक्षिण और पूर्व। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। गंगा नदी भारत के किस दिशा में बहती है? बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे डायरेक्शन पूछ लिया है नदियों का। तो बताइए गंगा नदी भारत के किस दिशा में बहती है? पश्चिम से? पश्चिम से। लेकिन जब ये निकलती है तो याद रखेंगे उत्तर से किधर? दक्षिण। उत्तर से? उत्तर से। अब देखो भाई, अगर गंगा की बात करेंगे, गौर कीजिएगा, गंगा की अगर बात करेंगे तो गंगा ध्यान रखेगा कि गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से जब निकलती है तो इसका दिशा होता है प्यारे उत्तर से दक्षिण। उत्तर से किधर? तो जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो किधर से किधर? उत्तर से। तो निकलकर जब याद रखेंगे आती है तो उत्तर से दक्षिण। लेकिन जब मैदानी इलाकों में अगर बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में याद रखेंगे इधर आपका हो गया पश्चिम और ये आपका हो गया पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व किधर बहेगा? पूर्व। जब निकलेगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? उत्तर से। उत्तर से। उत्तर से। और जब मैदान में ये बहेगी तो पूरब से। पूरब से। पूरब से। जबकि याद रखेंगे गंगा भारत के 5 राज्य से बहती है। कितने राज्य से? कितने राज्य से? कौन सी नदी? कौन सी? तो गंगा कितने राज्य से? 5। कितने? पहला उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा? यूपी। कौन सा? यूपी में बहती है ना। यूपी के बाद बिहार। कौन सा? बिहार के बाद झारखंड। कौन सा? और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो बताओ भाई गंगा कितने राज्य में? 5। कितने? कितने? जबकि ये 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और कहां पे? भारत और, तो 2 देश में बहती है, भारत और कौन सा? और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ भाई गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या? पद्मा। क्या कहते हैं? जबकि भारत के कितने राज्य में? 5। कितने? कितने? कौन नदी? कौन? कौन? कन्फर्म ना। याद रखेंगे गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, जहां पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? और देवप्रयाग में इससे अलकनंदा मिलती है। कौन? तो देवप्रयाग में भागीरथी और किसका मिलन होता है? अलकनंदा। भागीरथी और, भागीरथी और कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? तो देवप्रयाग में 2 नदी का मिलन होता है। किसका किसका? भागीरथी और ये बनती है गंगा। क्या बनती है? क्या बनती है? देवप्रयाग से निकलने के बाद गंगा सीधे गंगा बनने के बाद ये ऋषिकेश पहुंचती है। कहां पे?
ऋषिकेश के बाद ये नदी, ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार के बाद ये नदी हिमालय को छोड़ देती है और मैदानी इलाकों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कन्नौज पहुंचती है। कन्नौज से पहले ये बिजनौर पहुंचती है, बिजनौर से कन्नौज, कन्नौज के बाद ये नदी कानपुर पहुंचती है, कानपुर के बाद ये नदी प्रयाग पहुंचती है जहां पर अभी कुंभ लगा हुआ है। और ध्यान रखेंगे कि प्रयाग के बाद ये नदी सीधे इलाहाबाद जिसको हम कहते हैं, इसके बाद ये नदी सीधे कानपुर के रास्ते, याद रखेंगे, सीधे पहुंचती है काशी। कहां पे? काशी। प्रयाग के बाद काशी पहुंचती है और काशी के बाद यह नदी, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहती हुई ये सीधे बिहार पहुंचती है और बिहार में सबसे पहले गंगा बक्सर में प्रवेश करती है। कहां पे? बिहार के 12 जिले से बहती हुई गंगा सीधे कटिहार पहुंचती है और कटिहार के बाद ये बिहार को छोड़ देती है और पहुंचती है झारखंड। कहां पे? झारखंड से बहती हुई नदी पहुंचती है बंगाल। कहां पे? बंगाल में इसी नदी पर फरक्का बैराज है और इसके बाद ये नदी चली जाती है बांग्लादेश, जहां पर ये नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। अंततः बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र अर्थात जमुना से मिलकर इसकी संयुक्त धारा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है और मेघना के नाम से जानी जाती है और अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा का अपवाह बहाव 5 राज्य और 2 देश में है। तो स्पष्ट रूप से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कितने राज्य से? 5। कितने? अब देश, देश और राज्य, राज्य कंफर्म, ध्यान दीजिएगा, ताबड़तोड़ लिख रहा है, एकदम लिखो, ये काम देगा। देखो हम हम तो पूरा समझाएंगे, इनकाउंटर भी करेंगे, लेकिन अब हम, हाँ, समझाना तो मेरी ड्यूटी है ना, तो ध्यान रखिएगा, समझाना तो हमारी ड्यूटी है भाई। 118 ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई ध्यान देना, 118 सवाल देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, तुम लोग को भी दिखाई दे रहा है ना? वो तो बहुत छोटा नहीं हुआ है, केवल थोड़ा सा इधर साइड में हम रखे हैं अरेंज करने के लिए, क्या बार बार इधर उधर हो जाता था, तो इतना बड़ा हो दिखाई दे रहा होगा। 6 इंच वाला मोबाइल में देखता कि आराम से ठीक है, इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। चलो भाई, भारतीय कहता है महासागर भारत के किस दिशा में है? दक्षिण। और वो कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर या इंडियन ओशियन? हिंद महासागर या, कंफर्म ना? 18 के बाद प्यारे ध्यान देना 19 की ओर हम बढ़ेंगे। 19 में कहता है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें तो नॉर्मल सवाल ही है, अरब सागर भारत के किस दिशा में है? पश्चिम। ये भी सवाल बिल्कुल नॉर्मल है कि पश्चिम दिशा में कौन सा है? अरब सागर की स्थिति ध्यान रखिएगा। उत्तर, ये सवाल तो अभी पढ़ाए ही थे हम, 19 के बाद है ना 20 ना, 20 में प्यारे सवाल फिर वही है और फिर सवाल वही बताएंगे कि भारत के उत्तर दिशा में कौन है? हिमालय। कौन? अब देख भाई, हिमालय थोड़ा सा यहां भी देख लो आराम से, हिमालय का पूरा एरिया देखे ये वाला है और अरुणाचल प्रदेश के पास मुड़कर ये मुड़दार पर्वत भी कहलाता, और म्यांमार में इसी को अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में कौन? हिमालय। कौन भाई? हिमालय। जबकि हिमालय की अभी मैंने कहा था कि इसका विस्तार याद रखना लद्दाख। कहां से? लद्दाख से प्यारे इधर अरुणाचल। लद्दाख से कहां पे? अगर पूछ देगा कि लद्दाख में, तो सबसे पहले प्यारे गौर करना कि इसका सबसे शुरुआती पर्वत जो है पूर्व पश्चिम में पूछेगा तो नंगा पर्वत। कौन पर्वत? और पूर्व में पूछेगा तो पूर्व में है नामचा बरवा। कौन बरवा? तो नामचा बरवा किधर है? पूर्व में। कहां पे? और पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां है? लद्दाख। कहां है? कौन सा? नंगा पर्वत। कौन पर्वत? तो हिमालय का जो मुख्य पर्वत की बात करेंगे तो नंगा पर्वत कहां है? लद्दाख। नंगा पर्वत। और पूर्व में कौन है? नामचा बरवा। कौन? नामचा बरवा है अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर। अरुणाचल और, तो अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर कौन है?
नामचा बरवा। कौन प्यारे ध्यान रखेगा कि इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर। कौन सा? लद्दाख। कौन सा? हिमाचल। कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा? सिक्किम। कौन सा? अरुणाचल। कौन सा? फिर इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल। इसके अलावा याद रखेंगे इसके कुछ क्षेत्र आसाम के एरिया में भी है, क्योंकि ध्यान रखेंगे आसाम का ऊपरी एरिया भी कुछ पहाड़ी है जो ध्यान रखेंगे शिवालिक का या मिडिल हिमालय के भाग हैं। तो स्पष्ट रूप से इतने राज्यों में फैला है दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला हिमालय। कौन सा? हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। दो प्लेट के आपसी दबाव के कारण इसका निर्माण हुआ था। किसका? हिमालय का। किसका? जहां पर भी हिमालय है वहां पर पूर्व में याद रखेंगे एक सागर था, थेटिस सागर। कौन? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर दबाव बनाया। इंडियन प्लेट किस पर? तो इंडियन प्लेट किस प्लेट पर दबाव बनाया? और बीच में कौन सागर था? थेटिस सागर। कौन? और इसी बल के कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो याद रखेंगे 6848। यही यही तो हम सुनना चाह रहे थे। बात समझिए ना? 8800। हाँ देखो, भारत की राजधानी अगर हम बोल दें कभी ढाका, तब देखना आवाज आएगा। और ये मैं सिर्फ वो उन लोगों के लिए करता हूं कि जो सो रहे हैं, वो एकदम हड़बड़ाक उठेगा, मास्टरबा गलत बोल रखो, अब एकदम ही पकड़ा गया, भारत के राजधानी ढाका बोल दिया, है ना। तो जो नींद में है वो ध्यान रखिएगा। देखो बहुत सारा दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं कि जैसे देखा कि हड़बड़ाक उठेगा, कैसे भी आवाज दिए। एगो तो ये हाथ खड़ा कर रहा था कि हम बोलो दे पहले भाई, तो ये की बोल रहा है ना। चलिए ये एक्टिविटी, यही तो एनर्जी आपके अंदर हमको लाना है। 8848 के साथ ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? कौन? माउंट एवरेस्ट। क्लियर? जबकि 8611 के साथ याद रखेंगे K2। कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, जो याद रखेंगे लद्दाख में है, जो काराकोरम की चोटी है। जबकि नंगा पर्वत लद्दाख में है, नंदा देवी और कामेट उत्तराखंड में है। जबकि याद रखिएगा कि मुख्य रूप से नामचा बरवा के बारे में मैंने बताया, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है। जबकि मकालू, मानसालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर जैसे कई पर्वत जो याद रखेंगे नेपाल में है। कहां पे है? और अराकान योमा कहां है? म्यांमार। अराकान योमा कन्फर्म ना? एकदम पूरा ध्यान देना है कमांडो, है ना। अब ध्यान दो, 121 है ना। अब देखो सिर्फ डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, क्वेश्चन देखो बढ़ रहे हैं, है ना। हर एक 2 मिनट के बाद 1 मिनट का डिस्टर्बेंस होता था। अब देखो ध्यान दो कि बोलो न कहां तुमको बोले ना प्यारे, ये आईसीयू तुम्हारे लिए वेंटिलेटर हम रखे हुए हैं। बहुत हमरो गांव में वो सचिन माँ है, तो सचिन हो जाएगा। नहीं, असंभव। नहीं रहेगा। बेहियात सवाल पूछता है, ऐसा सवाल थोड़े होगा। ऐसा हो अगर पूछ दे तब एको गो आज तक प्रीवियस ईयर हमको दिखा दो प्यारे। है हमारे गांव में एगो लड़का के बुखार लगा 184 डिग्री, साला पिघल जाएगा वो। जो लग जाए तब, आज तक के इतिहास में उतना बुखार नहीं लगा है। जो लग जाए तब लग कैसे जाएगा बताओ? असंभव, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ देखो फिर, अरे भाई जब वो पूछवे, हाँ हम मानेंगे कब? जब रियलिटी में वो सवाल कहीं प्रीवियस ईयर में हो। तो प्रीवियस ईयर देख के नहीं आ रहा है और अपन मने से कह रहा है कि अगर पूछ दे
तुम्हारे हिसाब से पूछेगा, हैं? एकदम नहीं पूछेगा। आदमी का हाइट 6 फीट होता है, 6.5 फीट होता है, दुनिया में 7 फीट हो सकता है। हमारे गांव में तो 32 फीट का आदमी था। ऑप्शन में 32 फीट आदमी की लंबाई दे देगा? दे दे तब क्या कीजिएगा? नहीं देगा। ध्यान दो, ऑनलाइन कमांडो, ऑफलाइन में कुछ ऐसे हमारे कमांडोज हैं जिनको हमको समझाना पड़ता है, इसलिए नहीं समझाएंगे तो फिर लड़के न गड़बड़ा जाएगा, हमको वेरीफाई करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर एक लड़का के चक्कर में 500 लड़का बोलेगा ये मास्टर गड़बड़ है, उसको हमको दिखाना पड़ता है। चलो ध्यान दो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में है? अभी देख प्यारे, ये अंडमान निकोबार है। ये कौन है? अंडमान। अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार की राजधानी चेंज हो गई है, विजयपुरम। कौन पुरम? केकर। अंडमान निकोबार केकर। अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर प्यारे, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन? सैंडल पीक। कौन सा है कि नहीं है? अंडमान और निकोबार मेरे प्यारे कितना डिग्री चैनल द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कितने डिग्री के द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होगा? अंडमान। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की राजधानी विजयपुरम। कहां पे? कन्फर्म ना? यहीं पर कुछ द्वीप हैं, जैसे याद रखेंगे बैरन। कौन? नारकोंडम। कौन? नारकोंडम। कौन सा? सेंटिलीज। कौन सा भाई? कौन सा? तो बैरन, नारकोंडम, सेंटिलीज, ये सारे किसके भाग हैं? अंडमान। तो अंडमान निकोबार के द्वीप में बैरन कौन सा? कौन सा? नारकोंडम। कौन सा? सेंटिलीज। कौन सा? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। कौन सी? जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या बताए थे? K2। कौन सा? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बताए ना। तो पूछ देगा कि बताओ कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। क्या नाम है? कंफर्म ना? जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन? केरल। कहां? कहां? तो अनाईमुडी कहां है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। कौन सी? तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। कौन सा? अंडमान और निकोबार को अलग होता है कितना डिग्री? कंफर्म ना? एकदम ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल 22 की ओर चलेंगे प्यारे, ध्यान दो। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी? कंफर्म ना? प्यारे ध्यान दो, ये जो ये कलर वाला है यह है एशिया। कौन? अफ्रीका। कौन? उत्तरी अमेरिका। कौन? दक्षिण अमेरिका। कौन? यूरोप। कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन? निचला अंटार्कटिका। कौन? कन्फर्म ना? तो याद रखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन? कौन? जबकि अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा देश, क्या भाई? तो सबसे ज्यादा देशों वाला, सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश कौन है? महादेश प्यारे अफ्रीका। कौन सा? इसमें कुल 54 देश हैं। कितने? तो दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? लेकिन देशों की संख्या ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश कौन? अफ्रीका। कौन? कौन? जबकि सबसे बड़ा महादेश एशिया। कौन? कौन? और ये ध्यान रखेंगे टोटल महादेशों की संख्या कितनी है? 7। कितनी? कितनी? कंफर्म ना? याद रखिएगा। इससे रिलेटेड तो फिर हम आएंगे तो आपके पास पूरा हम आपको जानकारी देंगे ही, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे कहता है किस महाद्वीप का विस्तार सबसे ज्यादा है? एशिया। किसका? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन है?
एशिया क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? एशिया। एशिया की बात करेंगे, मुख्यतः 48 देश यहां पर हैं। और याद रखिएगा कि एशिया से रिलेटेड मैंने आपको कई चीज बताएंगे, तो एशिया से आपसे पूछ क्या सकता है? एशिया का, गौर कीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। कौन? तो ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा एशिया का, सिर्फ विश्व का नहीं। और जनसंख्या में भी कौन? चीन। जनसंख्या में भी कौन? चीन। जनसंख्या में भी कौन? चीन। जबकि एशिया का सबसे छोटा देश की बात करेंगे प्यारे, तो वो है मालदीव। नाम सुने होंगे। कौन सा? कौन सा? जबकि एशिया की, याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगस्टी। कौन सी? यांगस्टी नदी बहती है कहां पे? चीन में। कहां पे? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगस्टी। कौन सी? कौन सी? कौन सी? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा, एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया में ही एक मरुस्थल है गोबी। कौन सा? जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। चीन और किसकी सीमा पर? तो बताओ, चीन और मंगोलिया की सीमा पर कौन है? गोबी। कौन सी? तो गोबी मरुस्थल किन दो देश की सीमा पर? चीन और चीन और जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगस्टी। कौन सी? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन। कौन? एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। कौन? जबकि दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन? तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? कौन सा? अब पूछेगा एशिया का सबसे छोटा देश कौन? तो रतिया पढ़ के जाएगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश। अब भोरे पूछ देगा, ध्यान रखेंगे कि एशिया का सबसे छोटा देश। पहला ऑप्शन मार देगा वेटिकन सिटी। लड़का देखा क्वेश्चन, बोला हल्के हल्के रतिये पढ़े, भोरे ही आ गया। इन्हें देख रहा है कि की पूछ रहा है। वहां विश्व, इतना कॉन्फिडेंस में कि खाली बड़ा देखा, देश देखा, वहां विश्व देखबे नहीं किया, एशिया देखबे नहीं किया, सीधे वेटिकन सिटी मार के आ गया। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव और दुनिया का सबसे छोटा वेटिकन सिटी। कंफर्म ना? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल प्यारे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहता है कि भूमध्य रेखीय वृत्त को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय वृत्त को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? अभी मैंने कहा था कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? अब भूमध्य रेखा कितना डिग्री? कितना डिग्री? कितना डिग्री? तो बताओ, भूमध्य रेखा अक्षांश है कि देशांतर? अक्षांश। क्या प्यारे? कंफर्म ना? तो ध्यान रखेंगे कि ये पश्चिम है, ये क्या है और ये क्या है? तो पूरब से पश्चिम। पूरब से किधर? पूरब से पश्चिम। पूरब से या पश्चिम से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की खींची गई काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा। और अक्षांश में 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या, जबकि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को हम, याद रखेगा, 23.5 डिग्री अक्षांश को रे प्यारे हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? तो बताओ कर्क रेखा कितना डिग्री? उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी? प्रीवियस जितना भी एग्जाम पूछा है चेक कीजिएगा, पूरा का पूरा यहीं से रहेगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी? तो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा कितना डिग्री? 32.5 डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री? जबकि 66.5 डिग्री, कितना डिग्री? इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा?
तो दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिका सर्किल। क्या बोलते हैं? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर से, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, चूंकि 0 डिग्री अक्षांश भूमि के बीचों बीच इस लेकर भूमध्य रेखा और विश्व के बीचों बीच इस लेकर विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। मौसम जलवायु तापमान, मौसम जलवायु तापमान का निर्धारण करता है ये अक्षांश, क्योंकि विषुवत रेखा पर से जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम जाएगा, टेम्परेचर कम जाएगा। और आर्कटिक में मैंने तो कई बार आपको बताया कि ये आर्कटिक वाला एरिया सालों भर बर्फ से ढका रहता है और नीचे ये अंटार्कटिका वाला भी एरिया बर्फ से ढका रहता है। तो विषुवत रेखा से जैसे दोनों गोलार्ध के तरफ हम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे गौर कीजिएगा कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा, यहां टेम्परेचर में ध्यान रखिएगा कि बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहां ठंडा नहीं पड़ेगा और यह कहलाता है उष्णकटिबंध। का सवाल पूछेगा कि मौसम में ठंडा, गर्मी, बरसात किस एरिया में आएगा, तो बोलिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री मकर रेखा से दोनों 66.5 के बीच में 4 महीना का ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना का बरसात होगा। और इसे समशीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और शीत पड़ता है ठंडा में और उष्ण मतलब गर्मी, और गर्मी जहां होगा तो बरसात। तो याद रखेंगे ऐसे प्रदेश शीतोष्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और ऊपर कहलाएगा शीत। क्या कहलाएगा? तो बताओ कि मौसम तापमान और जलवायु में अंतर के लिए अक्षांश जिम्मेदार है कि नहीं? विषुवत रेखा पर सालों भर क्या पड़ेगा? गर्मी। क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? और कर्क रेखा के उत्तर जाएंगे तो 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना, तो 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। कैसे कटिबंध? शीतोष्ण। कैसे? चल जाइए ऊपर तो यहां क्या रहेगा? ठंडा पड़ेगा कि नहीं? तो यह कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? कंफर्म ना? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे ध्यान देना। कहता है तुम लोग को भी तो जाना है ना, बस 2-3 क्वेश्चन जैसे जाना तो है न है। हाँ, अरे बेवकूफ कहीं का, हमको काहल बना रहा है? घूमेगा नहीं, इनकाउंटर रोड पर करेंगे। चलो न तुम की सोच रहा है? कहां पर भी हम मिल जाएंगे, कालों के काल महाकाल। नाम पता है ना? मेरा नाम इन लोगों को नहीं पता है। मेरा नाम बहुत मिला जुला के है। हमारे साथ जो साथ देता है, देखो हमारे साथ साथ देता है, हमारा नाम है KUNAL, कुणाल। लेकिन प्यारे अगर मेरे साथ गड़बड़ किया तो इसमें 2 शब्द काट दो, है ना? 2 शब्द U और N को काट दो, है ना? ये ध्यान रखिएगा अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तब, है ना? चलो अब 1-2 सवाल और करेंगे। 124 हो गया, 125 खींचेंगे। 125 देखो भाई, 125 में प्यारे देख क्या कहता है। कहता है कि कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर स्थित है? बताओ किस पर? तो कहता कि कर्क रेखा कहता कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो अभी बताए थे ना 23.5 डिग्री। देख प्यारे, देख देख फटाफट देख। कहता कि देखो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये सब रेखा जो है देशांतर कहलाएगा। ये सब क्या है? देशांतर। तो ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या है? देशांतर। और देशांतर किसका निर्धारण करेगा? समय का। किसका? तो समय निर्धारण के लिए काल्पनिक रेखा कौन? देशांतर। अब मौसम जलवायु तापमान के लिए कौन? ई वाला कौन रेखा है? अक्षांश। कौन? तो 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं कि नहीं? लेकिन उत्तर क्या होगा?
और 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या कहेंगे? और 0 डिग्री को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर वही सवाल आ गया और फिर तू बना देगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बताओ ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये कौन सा? कंफर्म ना? अब देख, हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा, नहीं हो देगा कोई दिक्कत नहीं। देखो 0.5 डिग्री सभी बताए थे कि 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ई देख प्यारी कहलाता उष्ण कटिबंध। ये दोनों ई वाला जो ई धब्बा है, देख एकदम आराम से समझ। ई ब्लू वाला जितना हम मारे हैं, ई ब्लू वाला कैसा कटिबंध है बताओ? कैसा? उष्ण कटिबंध। ई कौन सी रेखा बताए थे? कर्क। ई कौन है? मकर। कौन सी? तो मकर रेखा कर्क रेखारी कौन है? विषुवत या भूमध्य? विषुवत या। तो बताओ ये ब्लू वाला जितना धब्बा मारे हैं तुमको, ये कैसा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? किसी को समझाने लायक बनिए कि देख कैसे होगा। तो कोई पूछेगा कि भाई उष्ण कटिबंध है, आप कहिएगा कि यहाँ 12 महीना गर्मी पड़ता है, तो बोलेगा काहे पड़ता है? तो बोलिएगा कि मेरे नालायकों समझो, सूर्य का किरणें यहाँ सामान्य रूप से क्या है? लंबवत पड़ता है, इस लेकर ये एरिया उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। लेकिन ध्यान रखें, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री और कर्क रेखा से याद रखेंगे इधर भी 66.5, इधर भी देखो रोशनी तिरछा पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इधर भी रोशनी क्या पड़ा? तिरछा। तो ये क्या होता है कि जब सूर्य इधर मकर पर खिसकेगा तो यहां 4 महीना का ठंडा शुरू हो जाएगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा 4 महीना गर्मी पड़ेगा और फिर यहीं पर 4 महीना बरसात होगा। और जब सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर 4 महीना याद रखेंगे गर्मी, 4 महीना ठंडा, 4 महीना बरसात। तो याद रखेगा कि ये बेल्ट कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? शीतोष्ण। देख लाल वाला ध्यान रखना, लाल वाला कितना से? 66.5, 23.5 से 66.5, 23.5 से साढ़े, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? ये देखो शीतोष्ण कटिबंध है दोनों गोलार्ध पर। अब 66.5 से 90 और 66.5 से 90। कोई पूछेगा कि यहाँ कैसा कटिबंध है? शीत। काहे भाई? बर्फ जमल रहता है। पूछेगा आर्कटिक में भी बर्फ है और अंटार्कटिका में भी बर्फ है। काहे बर्फ है? तो उसको सीधा फिगर समझा दीजिएगा कि देख, है ना, कि इधर देखकर रोशनी एकदम चढ़ के आता है, एकदम तिरछा आता है। एगो सामने देखो, एगो तिरछा से देखो, दोनों में अंतर है ना? अंतर है ना? सामने देख रहा है पूरा एकदम पूरा बढ़िया दिखाई दे रहा है, एगो तिरछे देख रहा है। तो तिरछा में क्या है कि हल्के दिखाई दिया ना, है ना? बात समझ रहे ना? तो याद रखेंगे तिरछा जब पड़ेगा तो तिरछा में रोशनी कम पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है कि रूस साइबेरिया में क्या होता है कि 2-3 घंटा याद रखें गर्मी में या ठंडा में 2-3 घंटा सूर्य कभी हल्का हल्का दिखाई दिया, खत्म। क्यों भाई? क्योंकि ये तिरछा दिखाई दे रहा है। इसी लेकर टेम्परेचर यहाँ कम रहता है, यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, इस लेकर यहाँ भीषण ठंडा पड़ता है। कहां पर? आर्कटिक और अंटार्कटिका। 66.5 से 90, 66.5 से 90। कंफर्म ना? ध्यान रखें। फिर समझ, अभी तो क्लास 6 है, बोले जबरदस्ती पढ़ाते हैं। पढ़ना चाहता है लड़का थोड़े, जबरदस्ती, कोई गिलास नहीं, कोई चम्मच नहीं, डायरेक्ट। हाँ ध्यान रखना। अब एक सवाल आ रुक, तो प्यारे ध्यान रखना। 1 मिनट, 1 मिनट रुक, 1 मिनट, 1 मिनट। 3 गो क्वेश्चन खाली दिखाने दो हमको, है ना? तो इनकाउंटर तुरंत शुरू कर देंगे। 131 के बाद 3 गो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। लगता आज दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा नहीं दिया था, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, कल करा देंगे, नेक्स्ट क्लास कल। चलिए ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग प्यारे ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू ख्याल रखें और लगातार क्लास करें, है ना? चलिए आज का कक्षा यहीं तक और मिलते हैं पुनः कल।